So whenever the shares are offered to the public at a discount, we are very clear that the issue price of the share is less than its face value. That means shares are offered at discount. Now section 53 of the Companies Act prohibits the issue of shares at discount except in case of sweat equity shares, where the shares are issued to the employees in lieu of their services. सेक्शन 53 कहता है कि शेयर्स डिस्काउंट पे सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफर हो सकते हैं, बाकी शेयर्स डिस्काउंट पे ऑफर नहीं हो सकते. नाउ एज द नेम सेज, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? एनीवन, व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स? ये आपने पहले करा हुआ है. व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स? The shares which are offered to the employees for their hard work, for their dedication, is known as sweat equity shares. So section 53 ये कहता है कि sweat equity shares सिर्फ डिस्काउंट पे ऑफर हो सकते हैं, इसके अलावा बाकी शेयर्स डिस्काउंट पे ऑफर नहीं हो सकते. Further, this says any share issued by a company at a discount price shall be void. So ये रूल कहता है कि कोई भी शेयर डिसाइड स्वेट इक्विटी शेयर अगर डिस्काउंट पे इशू कर दिया है कंपनी ने तो वो void माना जाएगा. What do you mean by the word void? What do you mean by the word void? Anyone? यानी लीगली वो शेयर्स जो डिस्काउंट पे ऑफर हुए हैं वो लीगली एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. So this provision of section 53 further says the company shall be punishable with a fine of at least 1 lakh which may extend to 5 lakh rupees. 5 लाख तक का फाइन पड़ सकता है उस कंपनी पे जिसने ऐसे शेयर्स डिस्काउंट पे ऑफर किए हैं. एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट विल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड अप टू 6 months और बोथ फाइन भी लग सकता है उन ऑफिसर्स पे और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. सो ये प्रोविजन का फायदा हर कंपनी नहीं उठा सकती कि आपने पब्लिक में डिस्काउंट पे ऑफर कर दो शेयर्स ताकि आपके शेयर सारे बिक जाएं. तो ये प्रोविजन कहता है सिर्फ और सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स जो कि उन एम्प्लॉइज को ऑफर करने हैं who are valuable to your company, who is working hard day and night for their services, तो उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि नॉमिनल वैल्यू से कम रेट पे उनको शेयर्स अगर आप ऑफर करना चाहते हो उसको हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर्स. वेंडर कौन होते हैं? जिनसे कंपनी ने कोई एसेट खरीदा है और एसेट खरीद के बदले में कैश देने की बजाय अगर मान लो कंपनी उनको शेयर्स ऑफर करना चाहती है, मींस कंसीडरेशन अदर देन कैश. कैश की जगह पे जो शेयर्स दिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? कंसीडरेशन अदर देन कैश. A company may issue fully paid shares for consideration other than cash to the vendor who sells some assets to the company. When such shares are issued, then the company is required that it must be clearly shown in the balance sheet and it must be distinguished. Distinguished मतलब बैलेंस शीट देख के क्लियर पता लगना चाहिए कि ये शेयर्स कंपनी को ऑफर में है कि वेंडर को ऑफर किए हैं. तो ये क्लियरली डिस्टिंग्विश होने चाहिए. Such shares may be issued either at par, premium और डिस्काउंट. तो तब उस केस में वेंडर के केस में सिर्फ कंपनीज एक्ट अलाउ करता है कि वो पार वैल्यू पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं. और जर्नल एंट्री क्या होगी? When the asset is purchased, debit what comes in and credit what goes out. Sundry asset account debit to vendor. Vendor का अकाउंट क्रेडिट करा उस अमाउंट से जितना उसको पे करना है. अब उसका अकाउंट सेटल करना है तो सन्ड्री अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट जितना भी उसको परचेज कंसीडरेशन दिया है ना. यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेंडर से जब हम परचेज करते हैं तो उसको पेमेंट कैसे सेटल की जा रही है. पेमेंट अभी हमने पढ़ा वो पार वैल्यू पे भी हो सकती है, प्रीमियम पे भी हो सकती है और
डिस्काउंट पे भी हो सकती है। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हम उसकी अमाउंट कैसे सेट। सो जब भी हम ये जर्नल एंट्री करते हैं व्हेन द बिजनेस इज परचेज फ्रॉम वेंडर, तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम उससे एसेट कितने का खरीद रहे हैं, और जो एसेट ले रहे हैं उसके साथ कोई लायबिलिटी है हमारी जो हम पे करेंगे। तो वी आर कंसर्न विद द नेट एसेट, दैट इज व्हाई हमारी एंट्री जो होती है सैंड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, प्लस हम ये देखते हैं कि हम वेंडर को पे कितना कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो जगह है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया, हम रेस्टोरेंट खरीद रहे हैं, वो रेस्टोरेंट एक सेटअप चलाया है, 50 लाख का रेस्टोरेंट है, लेकिन वेंडर हमसे 70 लाख रुपीस मांग रहा है बिकॉज वो ऐसी लोकेशन पे है और पूरा वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, तो इन द नेम ऑफ गुडविल वो हमसे ना ज्यादा चार्ज कर रहा है, वी आर पेइंग हिम 70 लाख। तो हम ये जो डिफरेंस है 20 लाख का वो गुडविल अकाउंट में डालेंगे। लेकिन अगर मान लो वेंडर से हमने कुछ खरीदा है, कोई एसेट 50 लाख की जगह हमने 40 में खरीद ली है, ही इज रेडी टू सेल, कि उसको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो हमें एसेट ज्यादा मिला लेकिन हमने उसको पे कम करा, तो वो डिफरेंस जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो जब भी हम वेंडर से कुछ खरीदते हैं तो हमने सारी चीजें चेक करनी है, एसेट्स कितने के टेक ओवर कर रहे हैं, लायबिलिटीज क्या है, अगर हम पे ज्यादा कर रहे हैं और एसेट्स कम, नेट एसेट्स कम टेक ओवर कर रहे हैं तो हम गुडविल में डालेंगे। लेकिन अगर हमारे एसेट्स कम है और सॉरी एसेट्स ज्यादा है जो हम टेक ओवर कर रहे हैं और पे कम कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। सो एंट्री विल बी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ वंस द वेंडर अकाउंट में हमने परचेज कंसिडरेशन डाल दिया कि हमने उसको पे कितना करना है, अब उसके अकाउंट को सेटल करना है। लेट्स सपोज हमने कैश नहीं देना, उसको शेयर्स देने, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, फुली पेड अप शेयर्स देने हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर वो प्रीमियम पे ऑफर हुए टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वेंडर को शेयर्स पार वैल्यू पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं,